अच्छा ये यहाँ तक हुआ है ना? अच्छा, क्लास ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों? एक बार बताना मुझे। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताना। यस। कल अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। री मतलब दोबारा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनना। फर्म में पार्टनर्स के रिलेशनशिप के बीच में चेंजेस आएंगे बट फर्म विल कंटिन्यू। दैट इज अ टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे लेकिन फर्म कंटिन्यू करेगी। कौन कौन से केसेस लिए थे? नए पार्टनर की एंट्री, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ। यहां तक का पूरा हो गया था। ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना बाकी था क्या? सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल से करवाना है, ठीक है। तो डेथ वाले पॉइंट से स्टार्ट करा देती हूँ। डेथ में क्या होता है कि भाई अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ के बाद के जो भी फर्म के काम होंगे उसके लिए उसकी स्टेट यानी प्रॉपर्टी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार नहीं होते और डेथ में कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ था देखो, जो प्रॉपर्टी होती है वो डिसीज पार्टनर की जिम्मेदार नहीं होती है और मैंने ऐड करवाया होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी जिम्मेदार नहीं होता। नेसेसरी नहीं है कि आप क्या दो, पब्लिक नोटिस या नोटिस टू अदर पार्टनर्स, कोई भी देने की जरूरत नहीं है। डेथ के केस में रिक्वायरमेंट नोटिस की नहीं होती। एग्जाम्पल समझते हैं। वो देखो, एक्स एक पार्टनर है फर्म में। फर्म ने गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया एक्स की लाइफ टाइम में, लेकिन गुड्स की डिलीवरी हुई है एक्स की डेथ के बाद में। गुड्स की डिलीवरी हुई है एक्स की डेथ के बाद में। अब इस ट्रांजेक्शन को मैं आफ्टर डेथ मानूं या बिफोर डेथ मानूं? आफ्टर डेथ माना जाएगा। रीजन सुनो क्या है भाई, अभी तक तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर रिजेक्ट भी तो हो जाते हैं। गुड्स की डिलीवरी तो हुई नहीं थी ना। गुड्स की डिलीवरी कब हुई है? उसके मरने के बाद हुई है। तो क्या माना जाएगा? ट्रांजेक्शन आफ्टर डेथ है। याद रहेगा। ऐसा कोई केस आए कि ऑर्डर तो प्लेस किया था जब वो जिंदा था पार्टनर और गुड्स की डिलीवरी उसके बाद में हुई है, तो मानेंगे ट्रांजेक्शन आफ्टर डेथ। याद रहेगा। अब देखो, इन सच अ केस एक्स की जो प्रॉपर्टी है विल नॉट बी लायबल फॉर द डेप्ट। एक लाइन जो तुम्हें याद करनी है, अगर तुम ये लाइन लिख के आते हो तो तुम्हारी केस स्टडी में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या चीज है देखो, अभी आप केस स्टडी करोगे तो आप देखना ये लाइन आ रही है बार बार। क्रेडिटर जो है वो पर्सनल डिग्री ले सकता है ओनली अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप असेट इन द हैंड ऑफ दोज पार्टनर्स। Creditor can have personal decree only against the surviving partners। भाई जिसकी डेथ हो गई ना, उसकी प्रॉपर्टी और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेथ के बाद के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होते। क्रेडिटर सिर्फ किसके अगेंस्ट कोर्ट का ऑर्डर ले सकता है? ओनली अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप असेट इन द हैंड ऑफ दोज पार्टनर्स। ठीक है। A suit for goods will not lie even against the लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी जिम्मेदार नहीं होते। नहीं होते ना तो प्रॉपर्टी जिम्मेदार, ना ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा होगा? ये लाइन भी बार बार आंसर में आएगी। नो डेब्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन एक्स लाइफ टाइम, क्योंकि उसके जीवन काल में कोई ऐसा डेब्ट था ही नहीं। देयर वाज नो डेब्ट ड्यू इन हिज लाइफ टाइम। जब तक वो जिंदा था तब तक तो कर्जा था ही नहीं ना, पेमेंट बाद में नहीं हुआ, उसकी डिलीवरी भी उसके बाद में हुई है मरने के, तो फिर इस केस को क्या मानेंगे? ट्रांजैक्शन आफ्टर डेथ। कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक के अभी हम करेंगे। पॉइंट नंबर 6 भी कंप्लीट कर लेते हैं बस। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। दो तरीके की बेटा गारंटी होती है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी और एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है और कंटिन्यूइंग गारंटी होती है वो कई ट्रांजैक्शंस को कवर करती है। इट कवर्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे ही फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंटिन्यूइंग गारंटी उसके आगे के लिए खत्म हो जाती है, रिवोक हो जाती है। रिवोकेशन इज ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। भाई यहां से गारंटी रिवोक हुई तो इसके बाद में वो गारंटर जिम्मेदार नहीं है, पहले तक तो वो गारंटर था ना, उस समय तक तो उसे जिम्मेदार माना जाएगा ना। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ ऐसा रूल क्यों बनाया। एक फर्म में सपोज करो बेटा 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए का एक दोस्त है, फ्रेंड है,
मिस्टर आर, ए के कहने पर, ए की रिक्वेस्ट करने पर आर ने जो है ना वो गारंटी दे रखी है, गारंटी दे रखी है फर्म के ट्रांजैक्शंस के लिए कि जो फर्म है ना वो 1 करोड़ तक के अपने सारे ट्रांजैक्शन जो लाइबिलिटीज है उनको पूरा कर देगी, और अगर नहीं करेगी तो मैं कर दूंगा। अब 1 करोड़ के अंदर चाहे 15 ट्रांजैक्शन हो चाहे 20 ट्रांजैक्शन हो, इसकी गारंटी कंटिन्यू करेगी। कैसी गारंटी है? कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। हुआ क्या, फर्म ने ए को ही निकाल दिया, समझ आई बात? फर्म ने ए को ही निकाल दिया। अब ये गलत है कि नहीं है ये बताओ मुझे। भाई इसने तो इसके फ्रेंड होने के नाते गारंटी दी थी, अब वही नहीं रहा इस फर्म में, तो इसकी गारंटी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ? होनी चाहिए ना। तो एक आम सा नियम बना दिया। क्या नियम बनाया? जैसे ही फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, नया आएगा पुराना जाएगा, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, एक बार तो तुम्हारी कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कंटिन्यू करो तो क्या करो? डू द फ्रेश एग्रीमेंट, डू द फ्रेश एग्रीमेंट। समझ आई बात की? ये बताओ बेटा, रिवोकेशन इज ओनली फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, नॉट फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन। आज के दिन 10 मार्च को गारंटी जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ फर्म में 10 मार्च को, तो भाई 10 मार्च के बाद में ये आर जिम्मेदार नहीं है। 10 मार्च से पहले के कामों के लिए तो जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उस समय वो गारंटर था। क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा? समझ आई चीज ये वाली? तो इसी पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, आप देखो इस चीज को। अब इस पॉइंट को पढ़ो, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म में हुआ रिकॉन्स्टिट्यूशन तो कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएगी? रिवोक। इफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी इज गिवन टू अ फर्म और थर्ड पार्टी in respect of transactions of the firm, and then after क्या हुआ? firm में हो गया reconstitution, such continuing guarantee will be revoked, but revocation सिर्फ किसके लिए? only for the future transaction, it is subject to an agreement। अगर आप एग्रीमेंट कर लो आर के साथ, उसे कोई आपत्ति नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली तो क्या होगी? रिवोक हो जाएगी। अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो डू द फ्रेश एग्रीमेंट, डू द फ्रेश एग्रीमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ बेटा? पूछने लायक पॉइंट नहीं है, बस एक बार दे रखा है कि जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। सिंपल सा पॉइंट है। हम इसकी केस स्टडी करने जा रहे हैं डेथ और इंसॉल्वेंसी वाले की। क्वेश्चन नंबर देख के बता सकते हो क्या मुझे? आपके पास बुक्स है ना? ये वाला करते चलो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 174 पे आ जाओ। मैं ऐसा क्वेश्चन लेना चाह रही थी जिसमें इंसॉल्वेंसी भी आ जाए और डेथ भी आ जाए। डेथ आ रही है, इंसॉल्वेंसी भी आ रही है, तो अपना काम चल जाएगा, दोनों चीजें कवर हो रही है। एक फर्म में 3 पार्टनर है, राम, मोहन और गोपाल। पार्टनरशिप के दौरान फर्म ने ऑर्डर प्लेस किया है। फर्म ऑर्डर सनराइज लिमिटेड टू सप्लाई अ मशीन टू द फर्म, लेकिन मशीन की डिलीवरी कब हुई है? एक पार्टनर की डेथ के बाद। वैसा ही मिला है सिनेरियो जैसा हमने पढ़ा था। गुड्स का ऑर्डर तो कब प्लेस हुआ? लाइफ टाइम में, लेकिन गुड्स की डिलीवरी कब हो रही है? उसके डेथ के बाद में। तो ट्रांजेक्शन आफ्टर डेथ मानना है। अभी बताया था आपको, ट्रांजेक्शन क्या मानेंगे बेटा? आफ्टर डेथ माना जाएगा। क्या लिखा है देखो, द मशीन हाउएवर वाज लेटर डिलीवर्ड टू द फर्म, देयर आफ्टर रिमेनिंग पार्टनर्स जो थे वो क्या हो गए हैं? इंसॉल्वेंट हो गए हैं। फर्म जो है वो पेमेंट कर नहीं पा रही है। आपको 2 चीजों के आंसर करने हैं। पहला, क्या राम की प्राइवेट प्रॉपर्टी मशीनरी की प्राइस के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? नहीं है। हमने पढ़ा था द स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ, पढ़ा था। क्रेडिटर्स कैन हैव पर्सनल डिक्री ओनली अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर and the partnership asset in the hand of those partners। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? तो यही चीज यहाँ पर आपको लिखनी है। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? अगेंस्ट whom the creditor can obtain a decree for the recovery of the price। इस केस में बात करें तो बाकी पार्टनर्स भी दिवालिया हो गए,
तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अब आंसर किस तरीके से दिया है देखो, सेक्शन याद करें, 31 के अंदर एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर, 32 में रिटायरमेंट, 33 एक्सपेल्शन, 34 इंसॉल्वेंसी, 35 डेथ। तो सेक्शन नंबर क्या कोट किया, 35। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 35, section provide that where under a contract between the partners firm is not dissolved by the death of a partner, एक पार्टनर की हो गई डेथ लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ, नहीं होती ना, प्रॉपर्टी जिम्मेदार नहीं होगी, फिर क्या बोला, देयर आफ्टर कंसीडिंग द अबव प्रोविजन, आंसर कैसे आएगा, राम्स स्टेट इन दिस केस विल नॉट बी लायबल फॉर द प्राइस ऑफ मशीनरी, the creditors in this case can only have a personal decree against the surviving partners and the decree against the partnership assets in the hand of those partners। ये लाइन पढ़ाई थी मैंने आपको वहां पे, मैं कहा था ये हर प्रैक्टिकल केस स्टडी में मिलेगी आपको। आगे क्या दिया देखो, हाउएवर इस वाले मामले में अगर हम बात करें तो सर्वाइविंग पार्टनर्स भी कैसे हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट, नो सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेट वुड लाई अगेंस्ट them also। इसके लिए इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिसीज के जिम्मेदार नहीं होते भाई, ना तो प्रॉपर्टी जिम्मेदार है ना ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार है, क्यों, देयर वाज नो डेट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा था तब तक कोई कर्जा नहीं था। ये लाइन भी कही थी मैंने आपको, आंसर में मिलेगी आपको कंक्लूजन, देयर वाज नो डेट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इस पैटर्न में सॉल्व करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स दे देगा, कुछ एक दो लाइन बस याद करने की मेहनत करनी है, और क्वेश्चन आता है डेथ और इंसॉल्वेंसी, कर लोगे बेटा बताओ। अपनी तरफ से अपन 1000 चीजें लिखे बट आंसर शीट में ये चीज जानी है, वो मैंने तुम्हें बता दिया, इसका आंसर एक वर्ड ऊपर नीचे नहीं होने वाला। अपना जो है ना आईसीआई का पैटर्न है बेटा, तो कई जगह क्या होता है, मैम आपको लग रहा होता है कि बोलती है कि ना ये याद करना है बेटा, बट वो याद करवाना हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि यहाँ तो आपको फेवरेबल मिलेगा लेकिन वहां जाके जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां नंबर नहीं मिलते, वहां ये पैटर्न वो दिखता है। कुछ क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज मायने रखती है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये लाइन याद रखनी है, क्रेडिटर्स कैन हैव पर्सनल डिक्री ओनली अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप असेट इन द हैंड ऑफ दोज पार्टनर्स। याद रहेगी बात, ये लाइन जरूर देके आना। इस तरीके के कई क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए होंगे। ये डेथ और डिसोल्यूशन वाली बात आ रही है फिर से। क्वेश्चन नंबर 10 टिक लगाना बेटा एक बार। और देखो सारी लाइनें बिल्कुल सेम आ रही हैं, तुम खुद करोगे ये क्वेश्चन। और ये लाइन देखो एक बार, क्रेडिटर कैन हैव ओनली पर्सनल डिक्री अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर्स, याद आ रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जिम्मेदार नहीं होते। ठीक है, वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस के लिए आपको दे रही हूँ, डेथ का क्वेश्चन है ना। और भी देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन डेथ का है तो 13। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखो एक बार, एक फर्म में पार्टनर है एमएन और पी, फर्म ऑर्डर द फर्नीचर, उसके बाद पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, बाकी पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस अबाउट डेथ टू द पब्लिक, भाई जरूरत होती नहीं है, याद करो डेथ पे तो पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत है ही नहीं दिया तो कोई बात नहीं। फर्नीचर वॉज डिलीवर्ड टू द फर्म आफ्टर पीस डेथ, है ना, आफ्टरवर्ड्स फर्म बिकेम इंसॉल्वेंट, फेल टू पे द प्राइस ऑफ द फर्नीचर, क्या उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जिम्मेदार होगी, बिल्कुल नहीं होगी। व्हाट डिफरेंस इट विल मेक if JR Limited supplied the furniture believing that all the 3 partners are alive, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, पब्लिक नोटिस की जरूरत ही नहीं है। डेथ के केस में आप क्या बिलीव करते हो उससे पता फर्क नहीं पड़ता, नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ डेथ। ठीक है, आप ये समझ रहे हो तीनों जिंदा हैं या किसी की डेथ हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है वहां फर्क पड़ता है। आंसर देखो इन्होंने क्या दिया,
सेम लैंग्वेज है जो वहां पे पढ़ी थी। लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर सेक्शन 35। जनरली इफेक्ट ऑफ डेथ, एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो यूजुअली क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। बट रूल इन रिगार्ड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय डेथ ऑफ पार्टनर इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। बाकी पार्टनर्स चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं बाय एग्रीमेंट, ठीक है। दैट डेथ ऑफ वन पार्टनर विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एज रिगार्ड द सर्वाइविंग पार्टनर अनलेस द फर्म कंसिस्ट ओनली ऑफ टू पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं, एक की डेथ हो गई तो ये तो खत्म हो जाएगी, अदरवाइज डेथ का फर्क नहीं पड़ता। इन ऑर्डर दैट स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर may be absolved from the liability for the future obligation, it is not necessary to give any public notice। ये थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने करवा दिया। डेथ के केस में पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या बात बोली दोबारा सुन लो। यूजुअली एक पार्टनर की डेथ हो जाती है जनरली तो हम कहते हैं फर्म डिसॉल्व होती है, बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। बाकी पार्टनर्स चाहे तो बाय एग्रीमेंट इस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और उसकी प्रॉपर्टी फर्म के बाद के ट्रांजेक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं होती और पब्लिक नोटिस देने की भी कोई जरूरत नहीं। फैक्ट्स आ गए। अप्लाइंग द अबव लीगल प्रोविजन सिंस देयर वाज नो डेट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इन पीस लाइफ टाइम सो हिज स्टेट विल नॉट बी लाइबल। और डेथ के केस में पब्लिक नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ जेआर लिमिटेड सप्लाइड द फर्नीचर बिलीविंग दैट ऑल द पार्टनर्स आर स्टिल अलाइव, ठीक है। सिंस आफ्टर द डेथ his estate is not liable for the acts of the firm done after his death। क्यों? क्योंकि पब्लिक नोटिस की तो जरूरत ही नहीं है, पब्लिक नोटिस की तो कोई जरूरत है ही नहीं। कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन आए तो या तो क्वेश्चन बनाता है कि भाई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार हैं क्या, प्रॉपर्टी जिम्मेदार है क्या, या फिर क्वेश्चन पूछता है कि क्या पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है क्या। डेथ के केस में पब्लिक नोटिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या? हाँ, ये आप नहीं भी दो तो चलेगा, जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये वाली लाइन स्किप करना तो कर दो भाई। एक फर्म में दो ही पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो ये तो फिर डिसॉल्व होगी, कॉमन सेंस वाली बात थी ये तो, ठीक है ना। नहीं दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन चीजें आनी चाहिए वो देख लो कि जनरली डेथ पे क्या होता है, फर्म डिसॉल्व होती है लेकिन बाकी पार्टनर्स चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इसका तो आप देख लेना और कर लेना। दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी आपको कोई क्वेश्चन दिखे ना सेक्शन 35 का तो वो आप सॉल्व कर लेना प्रैक्टिकल में। कर लोगे बेटा? बताओ। हमने माइनर की पोजीशन ले ली थी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ले लिया था, ठीक है। एक टॉपिक इसके अंदर लेना बाकी है, उसके बाद तो सीधे बुक से लेंगे। आपकी जो पार्टनरशिप एक्ट की बेटा पीडीएफ है ना, थर्ड यूनिट का एंड होगा ना जहां पे, वहां पे एक शीट दी हुई है। क्यों? क्योंकि वो शीट बाद में बनी थी इस वजह से। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, थर्ड यूनिट जहां है ना पीडीएफ की खत्म हुई उसके बाद है, बिल्कुल पार्टनरशिप के एंड में आपको ये शीट मिलेगी। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज, ये क्या चीज दी हुई है देखो, 3 सेक्शन कवर करती है, 25, 26, 27। कौन से सेक्शन? 25, 26, 27। सेक्शन 25 कहेगा कि पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है जॉइंट एज वेल एज सेवरल, मिलके भी जिम्मेदार है और एक अकेला भी जिम्मेदार है, बिल्कुल जॉइंट प्रॉमिसर की तरह। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जॉइंट प्रॉमिसर पढ़े थे, 42, 43, 44 3 सेक्शन। तो बोला था लायबिलिटी कैसी, जॉइंट एज वेल एज सेवरल, मिलके भी जिम्मेदार है एक अकेले भी जिम्मेदार है, और एक से भी पूरा पैसा मांगा जा सकता है, देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता, बाद में बाकियों से कंट्रीब्यूशन क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 25 एक तो ये बात बताएगा, प्लस बताएगा एक्ट ऑफ द फर्म। एक्ट ऑफ द फर्म क्या होता है? एक्ट डन बाय ऑल द पार्टनर्स और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विच इज एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म, जिसके लिए फर्म केस फाइल कर सकती है या फर्म पे केस फाइल किया जा सकता है।
सेक्शन 25 कवर किया है, पढ़ो इसे एक बार। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी और लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। पहला, लाइबिलिटी कैसी होगी? जॉइंट एज वेल एज सेवरल। दूसरा, एक्ट ऑफ फर्म क्या होता है? एक्ट डन बाय ऑल द पार्टनर्स और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म मतलब जिसके लिए फर्म केस फाइल कर सकती है और फर्म पे भी केस फाइल किया जा सकता है। काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म होती है एक्ट्स ऑफ फर्म के लिए। आगे क्या दिया? लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट और रॉन्गफुल एक्ट। टॉर्ट और रॉन्गफुल एक्ट मतलब सिविल रॉन्ग, याद आ रहा है कुछ? माइनर इज लायबल इन द केस ऑफ टॉर्ट, सिविल रॉन्ग। गलत काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म, बशर्ते दो चीजें पूरी होनी चाहिए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, पार्टनर की अथॉरिटी के भीतर होना चाहिए। गलत काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म, दो चीजें पूरी होनी चाहिए। काम होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और पार्टनर ने काम अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है। पढ़ के देखो। टॉर्ट और रॉन्गफुल एक्ट डन बाय अ पार्टनर, लायबल कौन है? फर्म। फॉर टॉर्ट और रॉन्गफुल एक्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन द अथॉरिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं, चलो। ए और बी दो पार्टनर हैं। किसके पार्टनर है? दे आर द पार्टनर्स ऑफ अ माइनिंग फर्म। एक माइनिंग फर्म के दो पार्टनर हैं, ए और बी। बी जो है इस फर्म के मैनेजर के रूप में भी काम कर रहा है। बी की निग्लिजेंस थी। बी की निग्लिजेंस क्या थी? अच्छा, मान लो कोई डेंजरस मशीनरी होती है तो उसके चारों तरफ फेंसिंग करवाई जाती है ताकि किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना ना हो जाए। बी को इस चीज की जानकारी थी कि भाई फेंसिंग करवानी जरूरी है, बट उसने लापरवाही बरती और उसने फेंसिंग नहीं करवाई। हुआ क्या? किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया। गलत काम तो किया था एक पार्टनर ने, जिम्मेदार मानी गई थी पूरी की पूरी फर्म। क्यों? काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, बताओ? ठीक है। और पार्टनर ने काम अपनी अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है कि नहीं किया है, बताओ? दोनों के दोनों किस चीज के पार्टनर थे? माइनिंग प्लेस के ही पार्टनर थे। गलत काम किया एक पार्टनर ने और दूसरा पार्टनर भी जिम्मेदार माना जाए। क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा? ये है आपका पॉइंट नंबर 2 कि गलत काम करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म होती है। लाइबिलिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन बाय अ पार्टनर, सेक्शन 27 क्या कहता है? देखो, मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मिस यूज ऑफ फंड्स। एक पार्टनर फर्म के फंड्स को मिसयूज करता है या फर्म की प्रॉपर्टी को मिसयूज करता है, पूरी की पूरी फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी, बशर्ते वही दो चीजें पूरी हो जाए। क्या? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। क्या लिखा है? देखो, फर्म इज लायबल इफ द पार्टनर एक्टेड विद इन द अथॉरिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल सुनो। एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, पी, क्यू, आर, और फर्म जो है वो कार पार्किंग प्लेस को मैनेज करती है। मिस्टर एक्स ने अपनी कार जो है वो इस एरिया में पार्क की और मिस्टर पी ने उसकी गाड़ी किसी मिस्टर वाई को बेच दी। गलत काम तो कर रहा है सिर्फ पी, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है इसकी प्रॉपर्टी को। फर्म को कुछ भी पैसा मिला, प्रॉपर्टी मिली, उसको इसने क्या कर दिया? मिसयूज कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ? लेकिन जिम्मेदार तो सारे हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पार्टनर्स ऑफ द कार पार्किंग प्लेस। जिम्मेदारी आएगी कि नहीं आएगी, बताओ? पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना? क्या काम है? दो चीजें पूरी होनी चाहिए। पहला, काम अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है और दूसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ये आपके 3 सेक्शन है लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, 25, 26, 27। ठीक है। देखो, वहां पे तो एक पार्टनर ने गलत काम किया था, टॉर्ट और रॉन्गफुल एक्ट, और जबकि थर्ड पॉइंट में उसे कुछ फंड्स मिला है, कुछ प्रॉपर्टी मिली है किसी से, उसको उसने मिसयूज किया है। यही डिफरेंस है। बाकी पूरा पॉइंट सेम है। फर्म जिम्मेदार होगी अगर दो चीजें पूरी हो जाए, काम होना चाहिए अथॉरिटी के भीतर और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तब यही चीज एक बार एमसीसी वाली बुकलेट से करवा रही हूँ।
मुझे बता सकते हो कोई क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का? लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज करके 150 67 ये आ गया लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज। पूरा वर्ड बाय वर्ड लेने की जरूरत नहीं है, समझना है बस तीनों को। पार्टनर्स कैसे लाइबल होते हैं? जॉइंटली एज वेल एज सेवरली रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द थर्ड पार्टीज। ठीक है, दिस इज बिकॉज दैट ऑल द एक्ट्स डन विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी आर एक्ट डन टूवर्ड्स द बिजनेस। नहीं लेना, सीधे क्या लेना? फर्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी और लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे? पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी है? जॉइंटली एंड ऑल्सो सेवरली, मिलके भी जिम्मेदार है और एक अकेला भी जिम्मेदार है। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, एक्ट ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है? एक्ट डन बाय ऑल द पार्टनर्स, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, विच इज एनफोर्सेबल बाय द फर्म और अगेंस्ट द फर्म। चाहे तो पीडीएफ से ले लो, बात तो एक ही है, वही चीज यहाँ पे मिलेगी आपको। एक एग्जाम्पल से समझाया गया इस चीज को, वो देखो कैसे। एक फर्म आज के दिन जो डिसॉल्व हो चुकी है, उसके अंदर सपोज करो 3 पार्टनर थे, ए बी सी, और आज के दिन बात करें तो फर्म क्या हो चुकी है? डिसॉल्व। एक फर्म है जो आज के दिन डिसॉल्व हो चुकी है, उसमें 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी हुआ करते थे। जब ये तीनों पार्टनर थे उस समय फर्म ने क्या किया? एक्स के ट्रेडमार्क के अगेंस्ट में गुड्स बना के क्या कर दिए? बेच दिए। मतलब जब ये तीनों पार्टनर थे उस समय फर्म ने किसी का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज किया है, उसके अगेंस्ट में काम किया है। बाद में आज के दिन फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो ये बोला गया कि जो जो बंदे उस समय पार्टनर थे, जिस समय ये गलत काम हुआ, दे विल बी पर्सनली लायबल, जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लायबिलिटी आएगी। जो जो बंदे उस समय पार्टनर थे जब फर्म ने ये ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट किया, ऑल ऑफ देम विल बी लायबल। क्या चीज दी हुई है, इसको यहाँ पे पढ़ो। Certain persons were found to have been partners in a firm when the act constituting infringement of trademark by firm took place. It was held that they were liable for the damages arising out of alleged infringement. इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये डैमेजेस कब हुए थे? आफ्टर डिसोल्यूशन। आज के दिन फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय तो पार्टनर थे कि नहीं थे जब गलत काम हुआ? थे ना? यू विल बी लायबल, यू विल बी लायबल। शॉर्ट में बोले 3 सेक्शन कवर किए, 25, 26, 27। 25 कहता है जॉइंट एज वेल एज सेवरल लायबिलिटी है, और एक्ट ऑफ द फर्म क्या होते हैं? एक्ट डन बाय ऑल द पार्टनर, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? रॉन्गफुल एक्ट डन बाय द पार्टनर। ये चीज देखो यहाँ पे क्या दिया, पूरी की पूरी फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी अगर एक पार्टनर ने क्या किया है? रॉन्गफुल एक्ट किया है। पर वो काम कैसे किया है उसने? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, अपनी अथॉरिटी के भीतर रहकर किया है। एग्जाम्पल यही वाला दिया था मैंने, देखो एक बार पढ़ो। माइनिंग वाला, शाफ्ट की फेंसिंग नहीं कराई। यही था। नेक्स्ट आ रहा है लायबिलिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन बाय अ पार्टनर। पूरी की पूरी फर्म जिम्मेदार होगी अगर एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी के भीतर रहकर कोई मनी रिसीव करता है या प्रॉपर्टी जो है उसको मिसयूज करता है, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ मनी रिसीव करता है या प्रॉपर्टी रिसीव करती है फर्म, किससे? थर्ड पर्सन से, और उसको मिसयूज किया जाता है एक पार्टनर के द्वारा। दो चीजें आई देखो, अथॉरिटी के भीतर रहकर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिम्मेदार होगी पूरी की पूरी फर्म। एग्जाम्पल पढ़ो, यही वाला लिया था, कार पार्किंग। फिर पार्टनर्स तो सारे पार्किंग प्लेस के ही है ना,
किसी की गाड़ी वहां से अगर कोई बेच रहा है तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, पार्टनर की अथॉरिटी के भीतर है। अगर अथॉरिटी से बाहर जाके पार्टनर ने कोई काम किया है तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी, उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा, विल नॉट बी लायबल। फर्म भी जिम्मेदार नहीं है और बाकी पार्टनर्स भी जिम्मेदार नहीं है। अथॉरिटी से बाहर जाके काम करोगे तो देन यू ओनली विल बी लायबल। वो पार्टनर जिसने गलत काम किया है वही जिम्मेदार माना जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। ये समझ आ गई चीज बेटा? बताओ हमने क्या पढ़ा? लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज के बाद में फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि लाइबिलिटी जॉइंट एज वेल एज सेवरल है, मिलके भी जिम्मेदार हो और एक अकेला भी जिम्मेदार है। इसकी एक केस स्टडी भी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, देखना। रोहित अनुराग करके, पारुल 6 है, देखो पेज नंबर 173 पे केस स्टडी है। रोहित और अनुराग पार्टनर है एक फर्म में, इन्होंने उधार लिए कितने रुपए? 10,000 रुपए पारुल से। लेटर ऑन रोहित तो हो गया दिवालिया, लेकिन असेट्स इतनी है कि लोन का पेमेंट हो सकता है। पारुल लेकिन कंपेल कर रही है किसको? अनुराग को, कि तुम्हें पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। कर सकती है नहीं कर सकती? कर सकती है। लायबिलिटी कैसी है? जॉइंट एज वेल एज सेवरल, एक से भी पूरा पैसा मांगा जा सकता है, देना पड़ेगा। बाद में क्या करो? उसकी एसेट से रिकवर कर लो, बाद में क्या करो? दूसरे के एसेट से रिकवर कर लो, लेकिन एक बार तो देना पड़ेगा। समझ आ गई चीज की नहीं? बताओ। उसमें ये लगेगा, इसके अंदर सीधे वाला लॉ ये लगेगा, इसमें तो दिया हुआ है ना कि भाई एसेट्स तो सफिशिएंट है लेकिन इनका पेमेंट तो मिल ही जाता, पर फिर भी इसके पास राइट है, पारुल के पास, किसी भी एक से पूरा पैसा मांग सकती है कि नहीं मांग सकती? मांग सकती है। इसने अपना राइट यूज किया है। याद करो, जॉइंट एज वेल एज सेवरल, जॉइंट प्रॉमिसर, एक से भी पूरे पैसे मांगे जा सकते हैं, मना नहीं कर सकते, देने तो पड़ेंगे। जॉइंट एज वेल एज सेवरल के लिए ये केस स्टडी आई हुई है, एग्जाम में नहीं आई बट मैंने डलवा रखी है यहाँ पर। इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन था तो अपन ने डलवा दिया कि अगर जाएगा तो जॉइंट एंड सेवरल पे कैसे पूछ सकता है कि एक से भी पूरे पैसे मांगे जा सकते। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा? बताओ। भाई मांगे तो जा ही सकते हैं ना एक से, हाँ, लेकिन वो दे नहीं पाएगा ना। अगर इस केस में तो मान लो कि दे सकता है, दे सकता है तो देगा, भाई उसका तो राइट बनता है, वो किसी से भी पूरा मांग सकती है। पारुल कंपेल्स, लेकिन उस केस में फिर असेट सफिशिएंट नहीं होती तो लगता, असेट सफिशिएंट है तो फिर तो असेट से करेंगे ना रिकवर। भाई अगर असेट्स हैं तो असेट से करोगे ना रिकवर, असेट्स ही नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता ना, भाई उसकी किडनी निकाल के थोड़ी ना बेचेंगे, भाई रिकवरी हो सकती है तभी तो करोगे ना, अदरवाइज क्या है, फिर तो जो बचा उसी से ले लो। हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड, एक से नहीं मिला तो दूसरे से ले लो, दूसरे से नहीं मिला तो तीसरे से ले लो। समझ आई चीज की है? बताओ। और पूरे डेप्ट के लिए पर्सनल असेट्स तक बिक सकती है, पार्टनरशिप में डेप्ट नहीं चुके ना फर्म के, तो इनकी पर्सनल असेट्स तक बेची जा सकती है। आगे थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो थ्योरी क्वेश्चन में एक टॉपिक अभी अभी लिया था उससे रिलेटेड है, इसलिए पहले ले रही हूँ। पेज नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि तुमने अभी अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, याद आ रहा है? नए की एंट्री, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी और डेथ, याद आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ चेंज इन फर्म। लिखा हुआ तो चेंज इन फर्म है, 3 केसेस को कवर करेगा। पहला रिकॉन्स्टिट्यूशन जो अभी पढ़ा था, दूसरा फर्म बनाई थी आपने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए, टाइम लिमिट के लिए फर्म बनाई थी, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड के बाद भी आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो। फर्म बनाई थी एक पर्टिकुलर इवेंट टास्क या एडवेंचर के लिए, और उसके अलावा भी आप कोई दूसरा इवेंट टास्क या एडवेंचर कर रहे हो। 3 तरीके से चेंजेस आए, एक तो रिकॉन्स्टिट्यूशन,
भाई पुराना चला जाए नया आ जाए, ये सब है ना। दूसरा क्या है, टाइम पीरियड के लिए फर्म बनाई थी और उसके बाद भी उसे कंटिन्यू कर रहे हो। और तीसरा, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनाई थी और उस ऑब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप करने लग गए हो। तो ये केसेस किसमें कवर होते हैं, चेंज इन फर्म। इस टॉपिक में इन 3 के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। एक लाइन लिखो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन फर्म, ये लिखा हुआ है ना, आगे ऐड कर लेना बस, विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, will remain same as they were immediately before the change. Will remain same as they were immediately before the change. पहले जैसे ही बने रहेंगे। इसको है ना सीपीटी में बेटा सिर्फ एक लाइन याद कराते थे ये वाली बच्चों को, ठीक है। अगर फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कोई भी चेंज हो गया, तो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज पे कोई असर नहीं पड़ता, वो पहले की तरह ही बने रहेंगे। अब तुम ये दिमाग में रख लो तो ये टॉपिक करना बहुत आसान है। कैसे? अब ये शुरू के 2 पॉइंट मुझे बताओ, रिकॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? भाई नया आ गया, पुराना चला गया, डेथ वगैरह ये सब उसी में आते थे ना। अब ये देखो, आपने बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पार्टनरशिप की थी, उसके अलावा भी आप कोई बिजनेस करने लग गए हो। आपने एक टाइम पीरियड के लिए फर्म बनाई थी और उसके बाद भी आपने उसे क्या कर दिया, कंटिन्यू कर लिया। 3 केसेस है जो यहाँ पे कवर किए गए हैं। पहले वाले को ये बोलेगा चेंज इन फर्म, आफ्टर अ चेंज इन फर्म। सेकेंड को क्या बोल रखा है इसने, व्हेन एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, एक से अलावा दूसरे बिजनेस स्टार्ट कर दिया आपने। और तीसरे के लिए वर्ड यूज करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड ऑन इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द टाइम पीरियड के बाद भी आप क्या कर रहे हो, उसको कंटिन्यू कर रहे हो। ये 3 केसेस इन्होंने यहाँ पे हमें बताए। अब इसमें देखो, पहले, अब दिमाग में एक बात है ना, पहले जैसे बने रहेंगे, विल रिमेन सेम एज दे वर बिफोर द चेंज। तो पहले पॉइंट पे आओ, आफ्टर अ चेंज इन द फर्म क्या करेंगे, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज, जैसे पहले थे वैसे के वैसे बने रहेंगे। सेकेंडली देखो, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ फर्म है, इसमें अंडरलाइन करना, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। यहां थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे छूटा हुआ है, लिखना, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, mutual rights and duties of partners will remain, आगे यहां से अंडरलाइन, the same as those in respect of original adventure of undertaking, पहले जैसे ही बने रहेंगे। will remain same as those in respect of original adventure or undertaking, पहले जैसे बने रहेंगे। किसका? जैसे आपने एक ओरिजिनल एडवेंचर टास्क इवेंट के लिए पार्टनरशिप की थी, उसके अलावा आपने कोई दूसरा एडवेंचर टास्क, एडवेंचर अंडरटेकिंग करनी शुरू कर दी, तो जैसे आपके राइट्स और ड्यूटीज पहले वाले में बनते थे, वही अब नए वाले में बनेंगे, पहले जैसे ही बने रहेंगे, ये बोलना चाहते हैं। दोबारा देख लो, हम क्या कवर कर रहे हैं, फर्म में हो गया चेंज। चेंज 3 तरीके से, या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, या टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो, या ऑब्जेक्ट पूरा होने के बाद भी दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो इन सभी केसेस में क्या लिखना है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स विल रिमेन सेम इमीडिएटली एज दे वर बिफोर द चेंज। याद रहेगी चीज, तो इसमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ये एक लाइन अपने आप में सफिशिएंट है जो आपका आंसर बना सकती है।
अब स्टार्टिंग से देख रहे हैं जो जो पोर्शन हमने नहीं लिए हैं। राइट्स हम सारे ले चुके थे, ड्यूटीज हो गई थी हमारी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी करा रही हूं बेटा। सेक्शन नंबर 14। अब समझो 3 चीजों को यहाँ पे शामिल किया जाता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में। भाई एक तो जब हमारी फर्म स्टार्ट हुई होगी, थर्ड पॉइंट वापस बताने को बोला है। थर्ड पॉइंट कौन सा था? अच्छा हाँ, अगर आपकी टाइम अंडरटेकिंग वाला था, एडवेंचर वाला, तो अगर एडवेंचर के लिए आपने एक पर्टिकुलर टास्क इवेंट एडवेंचर के लिए फर्म बनाई बेटा, और उसके अलावा भी आपने कोई दूसरा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज है वो वैसे ही माने जाएंगे जैसे उनके पुराने वाले एडवेंचर में थे। आपने नया बिजनेस कैरी ऑन किया, बिजनेस नंबर 1 था, बिजनेस नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, राइट्स एंड ड्यूटीज बिजनेस नंबर 2 में भी वैसी रहेंगी जैसी बिजनेस नंबर 1 में थी। अब क्या आ रहा है देखो तुम्हारा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। देखो इसके अंदर क्या है, सेक्शन नंबर लगता है 14। सबसे पहले तो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तो हर पार्टनर फर्म के कॉमन स्टॉक में कुछ ना कुछ असेट लेके आता है एज हिज कंट्रीब्यूशन। यस और नो बताओ। जब आपकी ये पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तो उस समय हर पार्टनर फर्म के कॉमन स्टॉक में कुछ ना कुछ असेट लेके आता है एज हिज कंट्रीब्यूशन, उसे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में लिया जाएगा। अब भाई सिर्फ उन असेट से तो काम नहीं चलेगा, जैसे जैसे फर्म एक्सपेंड करेगी तो और असेट्स भी चाहिए, तो वो सारी असेट्स, राइट्स और इंटरेस्ट जो फर्म के पैसों से अक्वायर की जाती है या परचेज की जाती है, उन्हें भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में लिया जाएगा। और तीसरा गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट इज इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सेक्शन 14। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के लिए पहले 2 लाइनें लिख लो। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के लिए लिखना सेक्शन 14 वाले में, इट इज the joint property of all the partners. It is the joint property of all the partners in which all the partners have community of interest. In which all the partners have community of interest. It belongs to the firm. It belongs to the firm. वर्ड यूज किया जाता है इट इज वेस्टेड इन द फर्म। वेस्टेड मतलब होता है बिलोंग्स, मैंने आपको डायरेक्टली लिखवा दिया, इट बिलोंग्स टू द फर्म। क्या क्या चीजें शामिल होंगी वो देखो, आप इसके आगे क्या देना, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। पहले जो मैंने लाइन लिखवाई वो दे देना, फिर क्या क्या चीजें शामिल है वो देखो। 3 वर्ड आएंगे बार बार, 2 बार आएंगे, देखो प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट। अभी देखो आपने सेक्शन 29 पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो आप याद करो मैंने कहा था इंटरेस्ट वर्ड इज इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो जैसे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो वैसे ही इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, सेल, प्लेज, मॉर्गेज, तो मैंने कहा था इंटरेस्ट कैन बी आल्सो ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ सेल, प्लेज, मॉर्गेज। ये चीज समझ आई अब की नहीं आई बताओ। इंटरेस्ट वर्ड पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड है, तो वो सभी प्रॉपर्टी राइट और इंटरेस्ट which is bought by the partners in the common stock of the firm as their contribution, उसको अपन किस में लेंगे, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में। दूसरा, इससे तो सिर्फ काम चलना नहीं है, अक्वायर्ड और परचेज बाय और फॉर द फर्म, वो सारी प्रॉपर्टी राइट और इंटरेस्ट जो फर्म के पैसों से खरीदी जाती है उसे भी किस में लिया जाएगा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और तीसरा, गुडविल ऑफ द बिजनेस, गुडविल ऑफ दी बिजनेस। अब भाई हमें पता लगाना है बेटा कि एक प्रॉपर्टी है वो एक पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है या फिर फर्म की प्रॉपर्टी है। कैसे पता लगाएं, इंटेंशन ऑफ पार्टीज, अगर उनका इंटेंशन सिर्फ 1 टाइम यूज करने के लिए देने का था तो ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और हमेशा के लिए देने का है तो फर्म की प्रॉपर्टी है। क्या चीज दी हुई है देखो, एक डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी is or is not the property of the firm। क्या चीज देखनी पड़ेगी,
रियल इंटेंशन ऑफ पार्टीज, पार्टनर्स का इनका इरादा क्या था, इनका रियल इंटेंशन क्या था। सिर्फ इस वजह से, मेयर फैक्ट मतलब सिर्फ इस वजह से कि प्रॉपर्टी पार्टनर की फर्म के पर्पज में यूज हो गई, तो ये फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बन जाती जब तक कि उनका ऐसा इरादा ना हो। एक पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी वन टाइम यूज करने के लिए फर्म को दे दी, तो क्या वो फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी? नहीं, ये अभी भी उसकी क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, इरादा देखा जाता है। हमेशा के लिए दे दी तो क्या मानेंगे, फर्म की प्रॉपर्टी। ये ईयर यहाँ पे गलती से आ गया बेटा, ये ईयर किसका है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्या याद करना है, सिर्फ इतना पोर्शन याद करना है जितना मैंने तुम्हें अभी कराया है। 3 पॉइंट जो इसमें कवर होते हैं वो याद करना। ऑल प्रॉपर्टी राइट इंटरेस्ट ब्रॉट बाय पार्टनर्स इन कॉमन स्टॉक एज देयर कंट्रीब्यूशन, ऑल प्रॉपर्टी राइट और इंटरेस्ट acquired or purchased out of firm's money and goodwill of the firm subject to the agreement। याद रहेंगी चीजें। गुडविल होती क्या है वो मैं जरूर बता देती हूँ आपको कि होती क्या है, बाकी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है नीचे वाला पोर्शन। गुडविल क्या होती है, देखो आपके प्रॉफिट लेवल में और आपके कंपटीटर के प्रॉफिट लेवल में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, गुडविल। ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन हाउस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस हाउस। क्या लिखा हुआ है, बस ये वाला पॉइंट कर लेना। यहाँ क्या लिखा है, देखो गुडविल ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। गुडविल को प्रॉपर्टी में लिया जाता है बट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट आप इसे चेंज कर सकते हो। गुडविल का मतलब क्या बताया है, वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस हाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द अंडरटेकिंग बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ बिजनेस। आपके और आपके कंपटीटर के प्रॉफिट लेवल में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, गुडविल। शॉर्ट में बोलूं तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस हाउस, वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस हाउस इज गुडविल। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी में आती है। तो भाई जब आपकी फर्म डिसॉल्व होगी, हर पार्टनर कह सकता है फर्म की गुडविल को बेचो और जो पैसे आ रहे हैं ना वो हमारे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो क्या लिखा है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व, हर पार्टनर के पास राइट है, क्या कह सकते हैं, बेच दो गुडविल को और जो भी पैसा आ रहा है हम सबके बीच में बांट दो। कह सकते कि नहीं कह सकते, बताओ। तो हमने क्या कर लिया, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी तक का पोर्शन कवर किया है आज। कल अपनी ये यूनिट वाइंड अप हो जाएगी। जो मेन पोर्शन, जो पार्टनरशिप टाइम लगाने वाला पोर्शन था ना बेटा, यूनिट 2 है। इसके आगे फिर आपकी 2 दिन की यूनिट है, वो वाली 3rd यूनिट, छोटा है। उसके बाद पोर्शन इतना नहीं है। मेन जो है यूनिट 2 में टाइम लगता है और आपने खुद ने देखा है बेटा, प्रैक्टिकल बनते हैं इसलिए टाइम देना पड़ता है। सिर्फ थ्योरी करानी हो तो कोई बात ही नहीं है, अपन को क्या लेना जरूरी है, यहाँ पर प्रैक्टिकल केस स्टडी आती है बेटा। कोई और क्वेरी है किसी की तो बेटा पूछ सकते हो। प्रतीक, सक्षम, दिव्यांग, एनीवन? रिमेनिंग क्वेश्चन इसके कल कवर करेंगे और यूनिट 3rd स्टार्ट करेंगे। प्रतीक 3rd पॉइंट बेटा बताया था मैंने, इसका 3rd पॉइंट पूछ रहा है क्या, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का गुडविल। 3rd पॉइंट तो वो वाला तो मैंने बता दिया था। हाँ, ये वाला ही पूछ रहा है ना, गुडविल। गुडविल क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हाउस है। तो गुडविल को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माना जाता है। जैसे डिसोल्यूशन के टाइम बाकी असेट्स बेची जाती हैं, तो गुडविल को भी बेचा जा सकता है। और जो पेमेंट आएगा वो क्या कर देंगे अपन, बाकी पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एनी अदर क्वेरी, किसी की और कोई क्वेरी है बेटा? नहीं, तो चलो फिर अपन वाइंड अप करते हैं आज।